हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और यह इंडियन पॉलिटी बूस्टर का 4th पार्ट है। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको पूरी तरीके से इनको रट लेना है जिससे कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। और यार इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को पद ग्रहण करने की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश ना हो तब तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा उच्च न्यायालय का, उसके सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अब्सेंस में वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। अच्छा, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कितनी वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष की अवधि के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अच्छा, इसके लिए कितनी वर्ष की आयु होनी न्यूनतम जरूरी है? तो वह कम से कम 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो तभी वह राज्यपाल बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल ही उपकुलपतियों की नियुक्ति भी करता है। जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होते हैं इसके संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य को भी जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है? राज्यपाल कराता है। और इस वीडियो की आपको जो अगर PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 राज्यों में। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना। पहले 7 थे जम्मू कश्मीर को मिला करके, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद खत्म हो गई है तो अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। बात आती है विधान परिषद की। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। निम्न सदन कौन होता है? विधानसभा होता है। और विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है। अच्छा, विधान परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कि विधानसभा में जितने सदस्य होंगे उसके 1/3 से अधिक विधान परिषद में नहीं हो सकते। जैसे किसी राज्य में 300 विधानसभा सदस्य हैं तो 100 से ज़्यादा सदस्य विधान परिषद के नहीं हो सकते हैं। लेकिन किसी भी अवस्था में 40 से कम भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकते हैं। और विधानसभा का प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है 6 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। और विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 332। अनुच्छेद 332 में
अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का जिक्र किया गया, इसमें व्यवस्था की गई है। बात आती है यहाँ पे एक टर्म है विधानसभा। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है। अच्छा, इस विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन गोवा, मिजोरम और सिक्किम अपवाद हैं। यहाँ से 60 से कम सदस्य हैं और इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर यह व्यवस्था की गई है। अच्छा, इसके लिए सदस्य बनने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में क्रमशः विधानसभा व विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 403 + 1 404, 99 + 1 = 100। मतलब कि यह है कि 403 तो निर्वाचित होते हैं और एक जो होता है यह राज्यपाल नियुक्त कर सकता है और नहीं भी कर सकता एंग्लो इंडियन को। ऐसे 99 विधान परिषद में है, लेकिन एक जो है वह राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया भी जा सकता है और नहीं भी। किसको? एंग्लो इंडियन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ये किसका काम है? राज्यपाल की। लेकिन एनसीआर क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वहाँ का मुख्यमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधी प्राविधान किस अनुच्छेद में है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधी प्राविधान जो है वो 243 फर्स्ट में है। कितने में? 243 फर्स्ट में। अनुच्छेद 243 फर्स्ट में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है भाग 15। इसका करेक्ट आंसर है भाग 15। और अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिए गए हैं। और जो निर्वाचन आयोग होता है यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। पहले यह एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन 1993 से यह 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से शीर्ष भाग की अनुकृति है। और भारत सरकार ने इसे कब अपनाया? तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि भारत के संविधान ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को अपनाया था। और इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। और राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग जो है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन समृद्धि का प्रतीक है। और बीच में चक्र होता है वह समय का प्रतीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 30। इसका करेक्ट आंसर है 30। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। केवल इसमें लोकसभा के ही सदस्य हो सकते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। और समिति का अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कि किसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में बताया गया है। आज बात आती है लोक लेखा समिति की, तो इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें तो कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं और यह 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। और इस सदस्य के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इस समिति का अध्यक्ष जो भी होगा वह विरोधी दल का सदस्य ही होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब और कहां से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। और इसका शुभारंभ किसने किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और उसी के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज शुरू हुआ। तो पहला राज्य जो था वो राजस्थान था, उसके बाद आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की पंचायती राज से संबंधित प्राविधान किस अनुसूची में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज संबंधी जो है वो प्राविधान किया गया है। और यह अनुसूची जोड़ी कब गई थी? तो यह 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। उसमें पंचायती राज से संबंधित प्राविधान किया गया और इसमें भाग 9 अनुच्छेद 243 का से लगा के अड़ा तक तथा अनुसूची 11 का प्राविधान किया गया था। 73वें संशोधन में भाग 9 अनुच्छेद 243 का से अड़ा तक और अनुसूची 11 का प्राविधान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? तो इसका करेक्ट आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इसका गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। अशोक मेहता वो भी पंचायती राज से संबंधित है, इनका गठन 1977 में हुआ था। PV के राय समिति, इसका भी संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, इसका गठन 1985 में हुआ था। और LM सिंघवी समिति जो है ये भी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार से संबंधित समिति है और इसका गठन 1986 में किया गया था। तो ये सभी समितियों के किससे संबंधित हैं और किस वर्ष गठित की गई थी, क्योंकि कई बार मिलाने को आ जाता है, तो ये हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 का अनुच्छेद 243 के ता से लगा के या तक एवं 12वीं अनुसूची का प्राविधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन की किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है। अच्छा, वित्त विधेयक कहते किसे हैं?
तो वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं जो राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। और वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन करता है, किसके पास अधिकार है, तो यह केवल अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है धन विधेयक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधित प्रावधान है। ठीक है, धन विधेयक कहते किसे हैं, तो संसद में राजस्व एकत्र करने तथा अन्य प्रकार से धन से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। अच्छा, धन विधेयक पेश कहाँ किया जाता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल विरोधी प्राविधानों को संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल विरोधी प्राविधानों का जिक्र किया गया है। मतलब इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्राविधान किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्राविधान किया गया है। और इसको अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत रखा गया। इसी में अनुच्छेद 45 जोड़ा गया जो नीति निर्देशक में रखा गया। और इसी के अंतर्गत मतलब 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही अनुच्छेद 51 का जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, इसमें भी संशोधन किया गया। इसमें भी इसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में कौन कौन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जो निम्न सदन के रूप में जाना जाता है, और एक होता है राज्यसभा जो उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 64। ईवीएम अधिकतम 64 उम्मीदवारों को पूरा करा सकता है। और बैलेट पेपर में अधिकतम कितने उम्मीदवार हो सकते हैं, 16 उम्मीदवार। एक बैलेट पेपर में अधिकतम कितने उम्मीदवार हो सकते हैं, 16। और 16 से ज़्यादा होंगे तो दूसरा बैलेट पेपर जोड़ लेंगे, 32 हो जाएंगे। उससे ज़्यादा होंगे तीसरा जोड़ लेंगे, 48 हो जाएंगे। ऐसे ही हम बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है ईवीएम की, तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। ईवीएम का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, तो ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में किया गया। कहाँ किया गया, केरल में। कब किया गया, 1982 में किया गया। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य कौन बना, तो वह गोवा बना। कौन बना, गोवा। और कब कराया था, 1999 में कराया था। और 2009 से आम चुनाव एवं सभी विधानसभाओं के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग होने लगा। कब से, 2009 से। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। और जो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।